में आ गया होगा ना व्हाट इज ई वेस्ट। जो 2-3 दिन से लेक्चर में है उनको समझ में आ गया होगा विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ई वेस्ट। या नहीं भी है, बताना चाहिए। आपको प्रॉपर डेफिनेशन नहीं भी याद आ रही होगी, आप अपने जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग है आपका, अभी जो हम लोग 2 दिन से पढ़ रहे हैं, तो व्हाट ई वेस्ट क्या है। E-waste is any electronic इलेक्ट्रॉनिक, or इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक। sorry, sir. E-waste it means all electrical or electronics discarded material. It called e-waste. हाँ, उसमें और एक चीज भूल गए आप, सोलर सेल्स भी, ठीक है। Yeah, sorry, solar cell. क्योंकि ये भी अभी जो न्यू डेफिनेशन के हिसाब से जो है आपका जो ई वेस्ट है, हम ई वेस्ट को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट नहीं बोल सकेंगे अभी, क्योंकि जैसे जो अमेंडमेंट हुआ है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक प्लस इलेक्ट्रिकल प्लस सोलर, अगर आप इस तरह के वेस्ट तीनों भी अगर आ जाते हैं तो आप उसको कलेक्टिवली एक टर्म है दैट इज कॉल्ड ई वेस्ट। तो सर अभी जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ, अकॉर्डिंग टू 2016 के हिसाब से आता है कि ई वेस्ट का डिफिनेशन, और 2022 के हिसाब से आता है कि रूल्स 2022 में जो बना है उस हिसाब से ई वेस्ट का डिफिनेशन, तो इसमें कुछ चेंजेस होगा जैसे कि सोलर सेल वगैरह ऐड किया है 2022 वाली डिफिनेशन में। 2016 का कोई मतलब नहीं रहेगा ना, अगर 2022 का आ गया इसका मतलब दैट द अर्लियर रूल्स ये जो है विल बी सुपरसीडेड बाय द न्यू वन, है कि नहीं, ये जो नया आ गया तो पुराने का कोई मतलब नहीं। ओके, थैंक्स लॉट। अगर वो अमेंडमेंट रहता था, समझ रहे, अगर एक्ट में लिखा रहता था कि अमेंडमेंट रूल्स, इसका मतलब प्रीवियस भी चलता रहता था, लेकिन जब इन्होंने पूरे नए ही रूल ला लिए हैं और लिखा ही है वहां पे वेस्ट मैने ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, अगर ई वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स लिखा रहता है तो आपको प्रीवियस जो भी रूल्स है उसको भी रेफर करना पड़ा रहता। ये दिस इज ब्रांड न्यू रूल्स और दिस रूल सुपरसीड ऑल दी अमेंडमेंट्स ऑल दी अर्लियर रूल्स, तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है और रेफर भी करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कंफ्यूजन आता हो, ठीक है, क्योंकि नए रूल्स है 2022 के, इसको ही पढ़ो इसको ही समझो। तो अभी हम लोग थोड़ा रिसाइकलिंग के बारे में बात करते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट, क्योंकि अब सेफ डिस्पोजल या फिर एनवायरमेंटली साउंड मैनर में ई वेस्ट का डिस्पोजल होना चाहिए। तो प्रॉब्लम तो आप लोगों को समझ में भी आ गया है कि इम्प्रॉपर हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट जो है दैट इज लीडिंग टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड हेल्थ रिस्क, ठीक है। और इसमें आप देख रहे हैं कि अगर इफ इट इज इम्प्रॉपरली हैंडल्ड तो एक तो लैंडफिल में चला जाएगा या इंसिनरेटर में, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने हजार्डस वेस्ट में देखा था कि जिसमें अगर आपका हीटिंग वैल्यू या कैलोरीफिक वैल्यू है इस तरह के वेस्ट है, या फिर जो टॉक्सिक वेस्ट है, अगर इंसिनरेशन का हम लोग जो यूज देखे तो दैट वाज मोस्टली बीइंग यूज्ड फॉर द combustion of आपका सॉलिड वेस्ट, अर्बन सॉलिड वेस्ट हैविंग हाई कैलोरीफिक वैल्यू, और दूसरा अगर टॉक्सिक मटेरियल है, ठीक है, टॉक्सिक मटेरियल्स है या टॉक्सिक सॉलिड वेस्ट है, और उसका डिस्पोजल के लिए बाकी जो ऑप्शंस जो है वो फेवरेबल नहीं है, दे आर नॉट कंड्यूसिव, तो आप इंसिनरेशन के लिए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर ई वेस्ट में आप देख रहे हो कि प्लास्टिक भी है, मोस्ट ऑफ दी ई वेस्ट इज कंप्राइज्ड ऑफ प्लास्टिक ऑल्सो। और हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि दी अदर डे कि प्लास्टिक ये जो उसमें जो वैल्यूएबल मटेरियल्स हैं या रिसोर्सेस हैं आपके ई वेस्ट में, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, इनको निकालने के लिए जो है ये जो वेस्ट पिकर्स लोग हैं या इनफॉर्मल पीपल हु आर हैंडलिंग द ई वेस्ट, जो कि अपने इंडिया में या डेवलपिंग नेशन में आप देखोगे कि एट द लोअर लेवल
any kind of waste is handled by the वेस्ट पिकर्स और द कबाड़ी वाला, तो उनके पास अगर आ गया तो वो लोग क्या करते हैं कि अगर उनको गोल्ड सिल्वर हालांकि बहुत कम अमाउंट में रहता, तो उसके लिए वो जला देते हैं ये जो ई वेस्ट को। और ई वेस्ट में आप देख रहे हैं जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि थर्मोसेटिक प्लास्टिक वगैरह है ये। तो इनको जलाने के बाद अब यू कैन इमेजिन दी टॉक्सिक गैसेस विच आर रिलीज्ड ड्यू टू द कंबशन ऑफ ई वेस्ट। तो ये जो टॉक्सिक गैसेस बाहर निकल रही है, इससे तो हेल्थ इश्यू, हेल्थ प्रॉब्लम्स तो है ही, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी है, बिकॉज इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आपका ग्लोबल वार्मिंग, या दैट इज आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है या दूसरे मीथेन वगैरह है, मीथेन तो नहीं होगा, CO2 विच इज ग्रीन हाउस गैस, तो उसका भी लेवल बढ़ते जा रहा है इसमें। लेकिन ये सही तरीका नहीं, इंसिनरेशन और इवन दी लैंडफिल, अगर आप ई वेस्ट का लैंडफिल भी कर रहे हैं या इंसिनेटर कर रहे हैं, तो इट इज नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस। तो फिर क्या करना चाहिए, है ना? तो रिसाइकलिंग सब, वी कैन थिंक ऑफ अ रिसाइकलिंग, इसमें आप रिपेयर रिफर्बिशिंग वगैरह ये कर सकते हैं, सो दैट वी कैन इंक्रीज द एंड ऑफ लाइफ ऑफ दैट प्रोडक्ट। समझ रहे, जो भी प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है या इलेक्ट्रिकल, या तो सोलर भी है यहाँ पे ई वेस्ट में, तो आप उसका कम से कम समय बढ़ा सकते हैं ताकि इट कैन बी रीयूज्ड फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। हालांकि हम लोग देख रहे हैं कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो दे आर नॉट लास्टिंग लॉन्गर, इस तरह से बनाया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द खराब हो जाए, बार बार रिपेयर हो, ताकि लोग उसको खरीदे। ठीक है, अगर वो खराब हो जा रहा है तो उसको खरीदे, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा था या हो रहा है कि आपका वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है ना, ई वेस्ट जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग इसमें और आगे देखते हैं कि ये देखें, exposure to toxic materials for workers involved in e-waste handling। अगर हम हेल्थ इशू की बात करें तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है द पीपल हु आर वर्किंग, एक तो अगर वो साइट के ऊपर डंप साइट पे, या फिर जो लोग हैंडल कर रहे हैं। दूसरा हमने एयर पोल्यूशन की बात कर लिया, अगर इसकी इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर ई वेस्ट के अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप एयर पोल्यूशन हो रहा है, इसमें ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, और हेल्थ इफेक्ट्स हो रहा है ऑन दी ह्यूमंस। आप देखो इसमें क्या वैल्यूएबल रिसोर्सेस है ई वेस्ट में। इसमें गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, प्लैटिनम, पैलाडियम एंड रेयर अर्थ मेटल्स, और भी रेयर अर्थ मेटल्स हैं, एज वेल एज बल्की मटेरियल सच एज आयरन, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक। तो आप इनके रिकवर, ये इनको रिकवर करना जरूरी है, बिकॉज दीज रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। अगर आप इसको रिकवर कर लेंगे देन क्या हो रहा है कि आपका इट हैज गॉट सम वैल्यू, और कहीं ना कहीं उसका, ये चीजों को आप रिकवर करने के बाद जो भी डिस्कार्ड होगा, देन वी कैन थिंक ऑफ डिस्पोजिंग इट इन अ एनवायरमेंटली साउंड मैनर। लेकिन रिकवरी जो है जो रिसोर्सेज की, वो पॉसिबल है बाय मीन्स ऑफ रिसाइकलिंग। तो इसलिए अगर आप देख रहे हैं कि ई वेस्ट या इवन प्लास्टिक वेस्ट में भी ये वाला जो ऑप्शन है, इट शुड हैव अ मोर वेटेज एज कंपेयर टू अदर ऑप्शंस जो रिसाइकल वाला है। तो ये किस तरीके से हो सकता है, समझ रहे हैं? अभी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई आपकी कंपनी है जहां आप काम कर रहे हैं, तो ये उनको पहले ही अगर प्रोएक्टिव थिंकिंग है, ये नहीं कि वेस्ट जनरेट होगा और उसके बाद हम लोग कोई कदम उठाएंगे, नहीं। अगर आप पहले ही इफ द ऑर्गेनाइजेशन है हैव अ विजन, ठीक है, अगर वो पहले से ही सोचते हैं कि इफ और इससे पता चल रहा है कि अगर आपकी कंपनी में ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, सोलर हो या इलेक्ट्रिकल, और उसके लिए अगर आप कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि हाउ द ई वेस्ट विल बी हैंडल्ड इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको प्रोएक्टिव थिंकिंग करना पड़ेगा, यानी पहले से ही सोचना है कि हम आपको फॉरवर्ड थिंकिंग रखते हुए क्या स्टेप्स उठाने हैं। ठीक है, तो ये अगर आप रिसाइकलिंग में भी जा रहे हैं
तो जो अप्रोच है, जैसे हम लोगों ने वहाँ पढ़े थे कि आप प्रिवेंट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, बाद में लास्ट में आप रिसाइकलिंग, रिकवर और फाइनल डिस्पोजल। लेकिन इसके लिए अगर आप प्रोएक्टिव थिंकिंग रखते हैं, आप पूर्व तैयारी से ही कोई एक्शन ले रहे हैं इसमें, तो ये और भी ज्यादा फायदेमंद होगा। सो बाय बिकमिंग प्रोएक्टिव एंड adopting eco-friendly materials एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, तो ये जैसे अभी मैन्युफैक्चर, फॉर एग्जांपल यू आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल या सोलर चीजें, एंड यू आर दी ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप प्रोड्यूसर हैं। अब अगर प्रोड्यूसर है तो आप अपने मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है उसमें इस तरह के रॉ मटेरियल से इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करेंगे विच इज ए ग्रीन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ताकि या इवन रॉ मटेरियल्स भी, ताकि आपकी जो फाइनल आपका जो वेस्ट निकलेगा उसमें इस तरह की चीजें नहीं होना जैसे हेवी मेटल्स है या फिर टॉक्सिक कंपोनेंट है, जो विच विल हैव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट एंड द ह्यूमन हेल्थ। तो इस तरह ये भी एक, इफ यू आर यूजिंग द ग्रीन टेक्नोलॉजी या साउंड टेक्नोलॉजीज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है या फिर आपके सोलर सेल्स है, तो इसमें आप रॉ मटेरियल्स यूज ऑफ इको फ्रेंडली, अडॉप्टिंग इको फ्रेंडली मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे हो और रिसोर्सेस रॉ मटेरियल में जो भी रॉ मटेरियल लगने वाला है वो भी अगर आप इको फ्रेंडली मटेरियल्स, इस तरह के मटेरियल जिससे कि एनवायरनमेंट के ऊपर हार्म ना हो। और बाद में है, अगर आप वंस योर प्रोडक्ट हैज बीन मेड अभी और बाद में वो कंज्यूमर के पास आ रहा है, कंज्यूमर हैज यूज्ड इट एंड आफ्टर इट्स द यूजेबल लाइफ ऑफ दैट प्रोडक्ट इट विल बी डिस्कार्डेड। तो डिस्कार्ड होने के बाद आप सोच सकते हैं कि क्या इसको रीयूज कर सकते हैं, या फिर रीयूज का होने के बाद दूसरा ऑप्शन है रिफर्बिश का, ठीक है। रिफर्बिश में जैसे कल भी उस दिन भी बता रहा था मैं कि रिफर्बिश में आप काफी कंपोनेंट्स आप उसके चेंज कर दे और वो बिल्कुल नया जैसा बना रहे हैं। इट्स नॉट न्यू, जो कि बिल्कुल नया प्रोडक्ट नहीं लेकिन नया जैसा है, एट पार विद द न्यू प्रोडक्ट। तो आप इससे क्या कर रहे हैं कि थोड़ा समय और भी बढ़ा रहे हैं उसका लैंडफिल में जाने के लिए, या और दूसरा डिस्कार्ड होने के लिए उसका और जो टाइम है, इंटेंडेड पीरियड of its utility, that we are increasing with the repairing and refurbishing rather than buying new one। तो आप कम से कम क्या कर सकते हैं कि नया खरीदने से अच्छा अगर रिपेयर या फिर रिफर्बिश जो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द प्रिवेंशन, द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। उसमें ये हो रहा है कि आपका जो रॉ मटेरियल के लिए कॉस्ट बच रहा है, या समझ रहे, कॉस्ट सेविंग हो रहा है इसमें। और दूसरा है कि वेस्ट का वॉल्यूम भी रिड्यूस होगा, क्योंकि रीयूज कर रहे हैं, रिफर्बिश प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो इसका मालूम एज कंपेयर टू यूजिंग द न्यू वन एंड डिस्कार्डिंग इट, तो वॉल्यूम भी जो है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। और कॉस्ट सेविंग तो है और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी, तो ओवरऑल और पोल्यूशन प्रिवेंशन भी होगा उसमें। सो रिसाइकलिंग रिड्यूसेस द एनर्जी यूज्ड इन द न्यू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर आप रिसाइकलिंग कर रहे हैं इसका मतलब अगर आपको न्यू फैसिलिटी है और आप नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, रॉ मटेरियल से न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उसमें कॉस्ट इज एनर्जी लग रही है, आपको आपको रिसोर्सेस मैन पावर लग रहा है, देन मटेरियल भी लग रहा है आपको, रॉ मटेरियल। आप इसमें एनर्जी सेव कर सकते हैं बिकॉज आप रिसाइकल कर रहे हैं वो चीजों को, यानी आप न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए जो आपको रॉ मटेरियल लग रहा था वो कम लगेगा, बिकॉज यू आर यूजिंग दी डिस्कार्डेड मटेरियल, उनको आप इफ दे आर रिकवरेबल और रिसाइकलेबल, सॉरी रिसाइकलेबल है, तो आप एज ए रॉ मटेरियल यूज करेंगे उसी प्रोसेस में, तो आपको जो जो पेरेंट रॉ मटेरियल लगने वाला है वो कम लगे। तो आप इसमें क्या हो रहा है कि आपका कॉस्ट सेविंग हो रहा है, तो एनर्जी में भी और आपका मटेरियल में भी, ठीक है। देखो म्यूनसिपालिटीज जो है, यानी डेवलप्ड कंट्रीज म्यूनसिपालिटीज क्यों बुलाएंगे
नगर पालिका है, महानगर पालिका, बिकॉज द मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, maybe urban waste or other kind of waste which is generating in the city or in the local body, चाहे अर्बन लोकल बॉडी हो या रूरल बॉडी हो, तो वो आप देख रहे हैं कि महानगर पालिका, नगर पालिका है, नगर परिषद, या फिर आप ग्राम पंचायत उसके ऊपर है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि म्युनिसिपैलिटीज, पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट यूज्ड एंड वेस्ट कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर रिसाइकलिंग। और अभी आजकल तो ये रिसाइकलिंग यूनिट्स कुछ प्राइवेट कंपनियां भी इसमें आगे आ रही हैं, दे आर, जैसे डेल है, एचपी है, दे आर ऑफरिंग रिसाइकलिंग सर्विसेज। कुछ कंट्रियों में ये है, लेकिन ये उस, जैसे अगर इंडिया में, तो दे शुड बी रजिस्टर्ड विद द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तभी जाके इनको रिसाइकलिंग, अथॉराइज रिसाइकलिंग सेंटर का एक परमिशन मिल सकता है एज फॉर ऑपरेटिंग एज अ रिसाइकलर। तो इफेक्टिव रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे अगर आप ई वेस्ट की है तो इफेक्टिव तरीके से ही समझ रहे हैं कि वो फिर से प्रोसेस में जाके एज अ रॉ मटेरियल इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यू प्रोडक्ट, और वो जो न्यू प्रोडक्ट बनने वाला है वो इट कैन सर्व एज दी सेम पर्पस, जिस पर्पस के लिए वो बनाया था। अगर आप फिर से उसको रिसाइकल करके नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये क्या है कि वो वही पर्पस सर्व करेगा जो कि पहले नया प्रोडक्ट बना था। और रिसाइकल होने के बाद भी जो रिसाइकल्ड न्यू प्रोडक्ट है, इट विल ऑल्सो सर्व एज द सेम पर्पस, ठीक है, जिसके लिए वो पहले का नया प्रोडक्ट बनाता रॉ मटेरियल से। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं कि रिसाइकलिंग से थोड़ा सा जो है एक्सटेंड, उसका लाइफ को एक्सटेंड कर रहे हैं, ताकि जैसे भी मैं बताया कि आपका कॉस्ट सेविंग हो रहा है उसमें, और दूसरे भी बेनिफिट्स है, एनवायरमेंट और हेल्थ बेनिफिट्स। अभी हम लोग आएंगे रेगुलेशन पे, सॉरी, अपॉर्चुनिटी, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। इसमें ई वेस्ट में व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब कि क्या इसमें मेनली इसमें जो अपॉर्चुनिटी की बात किया हुआ है, दैट इज दी आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, या अर्निंग पोटेंशियल। क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि जो वैल्यूएबल रिसोर्सेस हैं, जो अभी मैं बताया कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, पैलेडियम वगैरह, एंड देर आर अदर अर्थ मेटल्स आल्सो, यहाँ पे पूरा उसको मेंशन नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर ये सब चीजें हैं, और अभी जैसे मैं बताएं कि इन इंडिया और मोस्टली इन डेवलपिंग कंट्रीज जो है, आपके जो कचरा बिनने वाले या वेस्ट पिकर्स है, या वो लोग क्या कर रहे हैं कि दे आर रिकवरिंग द गोल्ड वगैरह, मे बी इन इनफॉर्मल वे, लेकिन अगर वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम इस तरह की चीजें निकाल रहे हैं, या फिर अगर कोई रिसाइकल ये काम कर रहा है, तो इट हैज गॉट सम रिसोर्स वैल्यू दिस ई वेस्ट। तो इसका मतलब ये एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है अगर ई वेस्ट आप देखें तो, क्योंकि इसमें काफी चीजें, जैसे भी प्लास्टिक है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, और बाकी के तो वैल्यूबल ही है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर हो गए। हालांकि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम ये चीजें कॉस्टली जरूर है, लेकिन इनके जो द अमाउंट इन विच these metals which are present in the e-waste, उनका जो अमाउंट है वो काफी कम रहता है, समझ रहे, बहुत ही मिलीग्राम, माइक्रोग्राम में रहेगा, मिलीग्राम भी नहीं, माइक्रोग्राम। लेकिन फिर भी जो भी वॉट एवर द रिसाइकलर और द अदर इनफॉर्मल पीपल, दे विल ट्राई टू रिकवर, और वो अगर उनके पास ये सब चीजें आई तो वो कहीं से बेच के उससे कुछ पैसा कमा सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप सोचे कि अगर ये ना हो डायरेक्टली, इफ इट इज गोइंग फॉर लैंडफिल, या फिर बिल्कुल जला दिया जा रहा है, तो इसमें पूरा कंप्लीट नुकसान है। आप देख रहे हैं कि अगर वो लैंडफिल में जा रहा है तो सॉइल और ग्राउंड वाटर पोल्यूशन है, इवन एयर पोल्यूशन भी होगा। दो, और अगर वो इंसिनरेशन हो रहा है, इंसिनरेशन यानी आप बोल रहे हैं कि 1200 डिग्री वगैरह, या फिर नॉट इंसिनरेशन, अगर ऐसे ही क्या बोले कि अनऑथोराइज्ड बर्निंग बाय द वेस्ट पिकर्स, अगर ऐसे ही खुले में जला दे रहे हैं अगर, तो हाँ, उसमें से जो निकलने वाली, जैसे मोस्टली हमने देख रहे हैं कि इसमें प्लास्टिक है, अगर प्लास्टिक जलने के बाद क्या होगा, डाइऑक्सिन, फ्यूरॉन्स वगैरह इस तरह के गैसेस निकलता है।
अगर उसमें भी क्लोरीनेटेड प्लास्टिक हो तो और भी टॉक्सिक गैसेस निकलेंगे विच आर कार्सिनोजेनिक। तो ये इसीलिए ये जो है, ये जो इम्प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से हो रहा है। अगर ये प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाए सही, ये ई वेस्ट शुड बी रूटेड थ्रू दी फॉर्मल, जैसे रिसाइकलर है या और जो अथोराइज्ड रिसाइकलर होंगे उनके थ्रू जाएगा, तो ये वहां से रिसाइकल करके हम वी कैन रिकवर दी वैल्यूएबल रिसोर्सेज फ्रॉम दी ई वेस्ट। और यही हमारा बेस्ट प्रैक्टिस रहेगा इसमें, क्योंकि हम लोग मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं इसमें। अब ये देखिए यहाँ और एक चीज लिखा है कि ऑल जैसे 80% ऑफ ई वेस्ट, ओवर 80% ऑफ ऑल ई वेस्ट इज करंटली थ्रोन आउट। यानी आप देखोगे कि मोर देन 80% जो ई वेस्ट है उसको रिकवर नहीं किया जा रहा। ठीक है, यानी इट इज बीइंग मिसमैनेज्ड एंड हैपेजर्डली थ्रोन आउट। और इस तरह से आप देखोगे कि जो जैसे हम रिसोर्स वैल्यू की बात कर रहे हैं कि वेस्ट में कुछ ना कुछ रिसोर्सेस है, वैल्यूएबल रिसोर्स, और अगर आप इसको रिकवर नहीं करेंगे और ये वेस्ट हो जा रहा है, लैंडफिल में जा रहा है या कुछ इंसिनरेशन हो रहा है या ओपन बर्निंग हो रहा है, तो यहाँ पर जो स्टडी से पता चला है कि ऑलमोस्ट इतना $57 बिलियन, इतना आप देख रहे हो कि जो रिसोर्स वैल्यू है दैट इज बीइंग लॉस्ट। यानी इतना आप रिकवर कर सकते थे लेकिन इतना लॉस्ट हो रहा है या हुआ है, जो भी स्टडी के हिसाब से पता चला है। तो इसमें जो अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ई वेस्ट इज ऑल्सो पोजिंग ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और जॉब क्रिएशन। तो इसमें आपको फायदे क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिकवरिंग और रिसाइकलिंग ई वेस्ट। तो आपको यहाँ पे एनर्जी सेविंग हो रहा है, कॉस्ट सेविंग हो रहा है, बाद में जो वॉल्यूम है जैसे मैं बताया कि आप जैसे उसका एंड ऑफ लाइफ का समय थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं, आप रिफर्बिश कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, तो वॉल्यूम भी कम क्रिएट होगा as compared to you're just buying new products and you are just wasting, you are just throwing without any second thought। हम सोच नहीं रहे, यूज करते जा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं, तो उससे तो वेस्ट का वॉल्यूम बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का। और जैसे हम जिस तरीके से ये जो रैपिड जो जो कल्चर अभी हमारा यूज एंड थ्रो वाला विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, तो जो बढ़ते जा रहा है, इससे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का भी जनरेशन बहुत हो रहा है। तो अगर हम लोग रिसाइकलिंग करते हैं तो एक तो हम एनर्जी सेविंग कर सकते हैं, बाद में हमारा जो वॉल्यूम है उसको भी कम कर सकते हैं, और वॉल्यूम अगर ई वेस्ट का कम होगा तो उसका जो ओवरऑल मैनेजमेंट में हैंडलिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, डिस्पोजल है, उसमें भी कम खर्चा आएगा। और वो उसको हम लोग सही तरीके से इन रिस्पॉन्सिबल वे वी कैन हैंडल इट। अगर बहुत ही ज्यादा जनरेशन ज्यादा है और डिस्पोजल उस रेट में नहीं है, तो वो हमारे लिए सर दर्द बना रहेगा एकदम। इसलिए हमको इस तरह के स्टेप्स उठाने हैं कि हम लोग उसका वॉल्यूम भी कम रखें, एनर्जी भी सेविंग करें, और दूसरा इसमें ये एक जो अपॉर्चुनिटी है, चाहे कि जो भी हो, जो जो इनफॉर्मल या वेस्ट पिकर्स है या रिसाइकलर है, उनके लिए भी एक कुछ ना कुछ अर्निंग पोटेंशियल या जॉब की अपॉर्चुनिटी ये क्रिएट कर रहा है ई वेस्ट। तो इसका मतलब ई वेस्ट जो है, इवन प्लास्टिक वेस्ट, both have a resource value as compared to the solid waste। सॉलिड वेस्ट में हम लोग देख रहे थे जो अर्बन सॉलिड वेस्ट है, उसमें हम मोस्टली इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करें तो 50% तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट ही था। ठीक है, तो आप जिसमें 50 यानी गीला कचरा है, अगर गीला कचरा है तो आप डायरेक्ट उसको उसमें से कुछ हीट रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसको ड्राई करने के लिए आपको और एनर्जी लगना है। तो आप वो ऐसे ही कचरे को जला सकते हैं कि वो जल्दी से ज्वलनशील हो, यानी जल्दी जल जाए, यानी जिसका हीटिंग वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, उसको आप जलाओगे। तो एज कंपेयर टू प्लास्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है, वहां पे अर्निंग जो हीट रिकवरी जो है वो कम रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो है इसमें रिसोर्स वैल्यू है दोनों में, तो इसीलिए ये वेस्ट इट शुड नॉट गो टू द लैंडफिल एंड इंसिनरेशन, नहीं जाना चाहिए।
और ये इसका अगर रिसाइकलिंग होगा और बाय यूज, अभी क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी का भी आ रही है इसमें, और उसका यूज करते हुए दैट शुड बी साउंड टेक्नोलॉजी, और वो भी अप्रूव्ड होना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, तभी जाके वो जो क्या आप रिसाइकलिंग के लिए क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसका भी अप्रूवल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेना चाहिए। यानी वो ये ऐसा नहीं कि रिसाइकलर है, यू विल डिसाइड व्हाट टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स यू आर यूजिंग टू रिसाइकल और रिकवर द रिसोर्सेस, यू हैव टू अप्रूव इट फ्रॉम द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अगर वो लोग अप्रूवल दे देंगे आपका जो भी वॉट एवर टेक्निक्स और मेथड्स यू आर यूजिंग, तो फिर आप वो कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसके बाद अब हम लोग आ रहे हैं लेजिस्लेशन पार्ट के ऊपर। ठीक है, कि रेगुलेशन जो है या एक्ट और रूल की क्या जरूरत होती है, या व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग रेगुलेशन। अगर कानून कायदे ना हो तो क्या फर्क पड़ेगा। तो अभी हम फिलहाल तो ये इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ई वेस्ट बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज द नीड ऑफ हैविंग रेगुलेशन। तो e-waste, as the e-waste management industry has grown in size and complexity, various government regulations have put in place। क्योंकि अभी हम लोगों ने बात किया कि ई-वेस्ट या इवन प्लास्टिक वेस्ट का जो वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, तो ये हमारे लिए सिरदर्द बना हुआ है। क्योंकि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉपर इस तरह की आपको इसमें रिसोर्सेस लग रहे हैं, मैन पावर लग रहा है रिकवरी के लिए। अगर आप अगर साइंटिफिक डिस्पोजल के लिए भी बात कर रहे हैं, तो आपको यू हैव टू पुट इन प्लेस द बेस्ट प्रैक्टिसेस, उसके लिए पैसा लग रहा है, रिसोर्सेस लग रही है, मैन पावर लग रहा है। तो अब ये सब चीजें करने के लिए आप, अगर आप पब्लिक को या फिर पब्लिक को अवेयरनेस करना है, या फिर रिसाइकलर या से ये सब चीजें करवाना है, तो ये विदाउट रेगुलेशन नहीं होगा। ठीक है, आप किसी को बोलेंगे कि ये चीजें फॉलो करना है, दे विल नॉट फॉलो। जस्ट अ मिनट, समथिंग हैज हैपेंड। ओके, समझ रहे, कोई एक्ट और रूल रहेगा तभी, और अगर उसका एनफोर्समेंट गवर्नमेंट करेगी और उसके ऊपर पेनल्टी हो या फिर कुछ पीनल एक्शन जब लेंगे, तभी जाके जो पब्लिक है इट विल एक्ट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द रूल्स ऑफ द एक्ट। नहीं तो फिर समझ रहे कि अगर आप सिर्फ ऑर्डर दे रहे कि इस तरह से होना चाहिए, दे मे और मे नॉट फॉलो। ठीक है, तो इसीलिए ये जो रूल्स और रेगुलेशन है, ये दीज आर बाइंडिंग विद दी ये जो भी इसमें जो प्रोविजंस है या जो भी रूल्स हैं, तो ये क्या बोलते हैं कि बंधे हुए। ठीक है, वी आर अबाइड बाय दीज रूल्स, द पब्लिक इज अबाइड बाय द रूल्स। अगर आप नहीं मानोगे ये, तो फिर आपको उसके लिए कुछ कोई भी सजा हो सकती है। तो ये क्या जरूरत है, ये देखते हैं हम लोग। These regulations vary significantly in scope and complexity. Their ultimate goal is to ensure that e-waste is managed in an environmentally responsible manner. तो अगर आप ऑब्जेक्टिव की बात करें कि why there is a need for regulation, तो हमारा जो पर्पस है that is to manage the e-waste in an environmentally responsible manner। अगर ये रेगुलेशन नहीं रहेगा, तो हम जैसे अभी तक करते आ रहे थे, we were handling the e-waste improperly, है ना, improper हैफज़ार्ड वे से हम लोग थ्रो कर रहे, यूज कर रहे, थ्रो कर रहे, यही चलते आ रहा था। लेकिन ये जो वॉट एवर आपके एक्ट्स है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, नोटिफिकेशन है, इनका काम ये है कि आपका इसका ऑब्जेक्टिव, द पर्पस इज टू मैनेज ई वेस्ट हो या फिर और भी कोई भी वेस्ट है इन एन एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल मैनर। ताकि आप रिस्पॉन्सिबल का मतलब कि आपको पता रहना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, यू शुड नो द प्रोडक्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड द हेल्थ। तो कुछ भी करने के पहले अगर आप 2 मिनट सोचेंगे कि हाँ, ये इस एक्टिविटी से अगर कुछ हो रहा है एनवायरनमेंट पे या फिर
कुछ ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो हमको 2 मिनट सोचना पड़ेगा और इस तरह से ही स्टेप्स लेना पड़ेगा या इस तरह की मेथोडोलॉजी यूज करना पड़ेगा ताकि इट हैव नो और मिनिमम इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट होता ही है, तो हम लोग कोशिश करेंगे। इसलिए रिस्पॉन्सिबल बोलना है कि ऐसा नहीं कि इररिस्पॉन्सिबल का मतलब यू आर यूजिंग एंड यू आर नॉट थिंकिंग फॉर अ सेकंड बिफोर थ्रोइंग। ठीक है, हम लोगों ने यूज किया, फेंक दिया। लेकिन अभी जैसे भी हम अप्रोच भी पढ़ते आ रहे थे, अप्रोच इन दी मैनेजमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ वेस्ट, ये अलग अलग उन्होंने हायरार्की दिया था, फ्रॉम प्रिवेंशन, मिनिमाइजेशन या रिडक्शन वगैरह से लेके से डिस्पोजल से। तो इसमें वो रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये सब चीजें करनी है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल एक्शन, या फिर सस्टेनेबल कंजम्पशन। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन भी, इसका मतलब कि आप कंज्यूम कर रहे, कोई समझ रहे हैं। कंजम्पशन का मतलब आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो आप जैसे अभी हमने रिफर्बिशमेंट और रिपेयर की भी बात की, तो आप एक समय के लिए सोच सकते हैं कि क्या इसको और रीयूज किया जा सकता है, या फिर इस प्रोडक्ट को कुछ समय तक और यूज कर सकते हैं, या रीयूज कर सकते हैं, या रिफर्बिश करके फिर से यूज कर सकते हैं। तो इसको बोल रहे हो कि सस्टेनेबल कंजम्पशन प्रैक्टिसेस, कि थोड़ा सा और इसका एंड ऑफ लाइफ समय बढ़ा दिया जाए। अच्छा, ये रेगुलेशन देखिए, इसमें क्या क्या है, हम लोग को पर्पस तो समझ गए हमने। पर्पस ये है कि टू मैनेज द ई वेस्ट इन एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल मैनर। इसमें क्या है देखिए, कुछ रेगुलेशन में दिस इन्वॉल्व्स मैंडेटिंग द यूज ऑफ सर्टिफाइड रिसाइकलिंग सेंटर्स एंड अदर फैसिलिटीज दैट अडेयर टू द एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। हम इंडियन रूल्स पढ़ेंगे इसमें, लेकिन अगर हम देखेंगे कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो है, कि ये जो ई वेस्ट या एनी काइंड ऑफ हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट के जो रूल्स होंगे, तो उसमें आप देख रहे हैं कि मेनली कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होंगे। जैसे कि इसमें ये बोल रहे हैं कि हमारा मेन पर्पस तो है टू मैनेज द थिंग्स इन रिस्पॉन्सिबल मैनर। ठीक है, दूसरा ये है कि हो सकता है कि आप रिसाइकलिंग सेंटर जो है वहां पे ही करवाना चाह रहे हैं आप, जो भी रिसाइकलिंग हो या उसका प्रोसेसिंग हो या फिर डिसमेंटलिंग वगैरह है, जो भी है, तो आप चाह रहे हैं कि ये कोई रिसाइकलिंग सेंटर में ही हो, और वो रिसाइकलिंग सेंटर जो है वो अथॉराइज्ड हो। तो ये अथॉराइजेशन का भी मैंडेट है, या जो ये जो है ये भी एक्ट या रूल में ही आएगा। ये जो प्रोविजंस या जो रूल्स बनाएंगे उसमें ही ये इस तरह के, यानी अगर आप ग्लोबल लेवल पे भी रूल्स और एक्ट देखेंगे, तो उन्होंने इस तरह का एक मैंडेट दिया रहेगा या इस तरह की रिक्वायरमेंट रहेगी कि ई वेस्ट शुड बी प्रोसेस्ड और डिस्पोज एट दी, या फिर रिसाइकल्ड एट दी अथोराइज्ड रिसाइकलिंग सेंटर। तो आप देखोगे कि मेनली दीज आर द पिक्यूलियर और सलाइंट points which are included in the formulation of the e-waste मैनेजमेंट रूल बोल दीजिए, या हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, ये चीजें रहनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कुछ रूल्स में वो मैंडेट कर रहा है कि यानी बिल्कुल इसका रिसाइकलर के पास ही प्रोसेसिंग और डिस्पोजल या रिसाइकलिंग होना चाहिए। दूसरा, जो भी रेगुलेशन है उसका ऑब्जेक्टिव ये रहना चाहिए कि एनवायरमेंट कल का डिग्रेडेशन ना हो और हेल्थ इफेक्ट्स ना हो। ठीक है, बाद में कहीं 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 आप देख रहे हैं कि कुछ रिक्वायरमेंट है लेबलिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए होगा, स्टोरेज के लिए होगा, या और दूसरा नई चीज अभी आ गई है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये यानी ये दीज आर आल्सो बीइंग इंक्लूडेड इन दी न्यू रूल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाकी ज्यादातर जो रिक्वायरमेंट्स थे वो पहले से ही थे, विथ रिस्पेक्ट टू स्टोरेज है, या विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्टेशन है, लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स, या और भी दूसरी रिक्वायरमेंट, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द जनरेटर हो, प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, रिफर्बिशर है, ये रिक्वायरमेंट पहले भी थी। लेकिन अभी अगर आप एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज बीइंग इंक्लूडेड इन द रूल्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी आप जितने भी नए रूल्स बन रहे हैं सभी जगह, सभी कंट्री में, उसमें ये भी डाल रहे हैं।
तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी आगे की स्लाइड में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सम कंट्रीज हैव बैंड द डिस्पोजल ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ ई वेस्ट इन लैंडफिल्स और इंसिनरेटर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट। तो अगर आप ये भी कर सकते हैं, जैसे रूल्स में अगर ये सब ये भी प्रोविजन डाल सकते हैं कि अगर इफ देयर आर सम आइटम्स और सम कंपोनेंट्स विच आर दी पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रिकल या फिर सोलर भी, क्योंकि हम लोग ई वेस्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर इस तरह के कंपोनेंट या आइटम है जिसके वजह से अगर उसके जलने के बाद इफ somehow if it routed through routed to the informal people or they are burning that e-waste, तो आप देख रहे हैं टॉक्सिक गैसेस निकल रही है। तो आप अगर आपको पता है कि इस तरह से चीजें हो रही है, तो आप अगर न्यू रूल बना रहे हैं तो आप इस तरह के प्रोविजन उसमें डाल सकते हैं कि आप अगर इस तरह के ई वेस्ट आपको पता चलता है कि वेयर सच टाइप ऑफ आइटम्स आर देयर, और अगर इस तरह की प्रैक्टिस है कंट्री में कि उसको ओपन बर्निंग हो रहा है, जलाया जा रहा है, तो आप कंप्लीट बैन भी कर सकते हो। ठीक है। सम कंट्रीज हैव बैंड द डिस्पोजल ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ वेस्ट, यानी अगर ऐसे वेस्ट है आपके पास, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट है कि जिसके जलने से टॉक्सिक गैसेस निकल रही है या फिर एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट हो रहा है या हेल्थ इफेक्ट हो रहा है, तो आप उसको कंप्लीट जो आप रेगुलेशन आप जो नया रूल्स और एक्ट बनाएंगे उसमें वो अगर आप मेंशन कर देंगे कि दिस काइंड ऑफ जो लिस्टेड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ओ सॉरी ई वेस्ट विल बी बैंड, यानी बिल्कुल इसका डिस्पोजल ही नहीं करना। वो उसके लिए दूसरा कोई तरीका हम निकालेंगे कि अगर इसका अगर इनफॉर्मल वे से हैंडलिंग करके लोग इसको जला दे रहे हैं, तो और इससे दूसरी चीजें हो रही है, टॉक्सिक गैसेस वगैरह निकल रहे हैं, तो गवर्नमेंट सोचेगी कि इस तरह के वेस्ट को कैसे डिस्पोज किया जाए। तो वो फॉर द टाइम being दे कैन bans the disposal of such waste which are causing the problem to the environment and the humans। अच्छा, कहीं कहीं आप देख रहे हैं कि other countries have implemented the extended producers responsibilities laws that require manufacturers to be responsible for their products end of life management इंक्लूडिंग प्रॉपर डिस्पोजल और रिसाइकलिंग। जैसे अभी मैं बोल रहा था कि ईपीआर क्या है, तो ये ईपीआर जो है दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द न्यू रूल्स। ये पहले नहीं था, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि 2022 जो है वो रूल्स में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज ऑल्सो बीन इंक्लूडेड इन द न्यू रूल्स। इसका मतलब ये है कि जैसे अभी कोई प्रोड्यूसर है, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर ऑफ कंसीडर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने वाले हैं, या फिर आप सोलर का भी पकड़ लो, क्योंकि ये जो रूल है ये सोलर को लिए भी अप्लाई होगा। तो ये सब चीजों का अगर कोई प्रोड्यूसर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से प्रोडक्शन तक खत्म नहीं होती, यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फैक्ट्री गेट से आपका प्रोडक्ट बाहर जा रहा है वहां तक खत्म नहीं होती कि उसने he has manufactured that product, now he has marketed, मार्केट में ला लिया उसने, उसको बेच दिया, उसका काम खत्म हो गया, नहीं। ये चीज आपने ईपीआर प्लास्टिक में भी देखा होगा। प्लास्टिक रूल्स अभी हालांकि पढ़े नहीं हम लोग सिर्फ अभी उसका बैकग्राउंड ही पढ़ते आ रहे थे अभी, क्योंकि हम लोग अब रेगुलेशन स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए हम लोग ई वेस्ट के साथ ई वेस्ट के रेगुलेशन भी हम लोग पढ़ रहे हैं आज। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पे आएंगे, 5 मिनट इसके बारे में पढ़ेंगे, देन वी विल rapidly go through some of the important requirements under these rules 2022 rules। ठीक है। तो ये जो मैं प्रोड्यूसर की बात कर रहा था, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब एक्सटेंडेड इसलिए बोल रहे हैं कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फैक्ट्री गेट तक नहीं है या सिर्फ मार्केट तक नहीं है कि इन्होंने अपना सामान बेच दिया। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो फाइनल कंज्यूमर है, जैसे आप कंज्यूमर, आपने कंज्यूम करने के बाद अब आपने यू हैव, अब आप तो कुछ नहीं कर सकते, यू हैव यूज्ड, ठीक है, यू हैव यूज्ड मोबाइल लैपटॉप और उसका लाइफ खत्म होने के बाद यू आर डिस्कार्डिंग इट समवेयर, आपने अगर उसको फेंक दिया ये ठीक है,
तो अभी ये क्या किया हुआ है कि पहले ये आप देख रहे हैं कि जो कंज्यूमर है, फाइनल फाइनल जो यूजर है, उसके पास आने के बाद वो डिस्कार्ड कर दे रहा था, लेकिन वो वेस्ट जो है वो गवर्नमेंट के लिए सरदर्द बना हुआ था, ठीक है, क्योंकि जो फाइनल यूजर है उसके ऊपर तो ही वॉज नॉट लीगली बाइंडिंग बाय द एक्ट ऑफ रूल, उसने यूज किया, फेंक दिया। लेकिन क्योंकि ये इसका वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का, तो गवर्नमेंट ने अभी ये चीज लेके आई, ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी एक्सटेंडेड का मतलब बढ़ा दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसका? प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर यानी जो मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर जो है, जो द वन हु इज प्रोड्यूसिंग और मैन्युफैक्चरिंग द इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल एंड सोलर इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट, पैनल्स, आप जो भी बोल सकते हैं। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फैक्ट्री गेट तक नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला है कि कंज्यूमर ने यूज करने के बाद उसने डिस्कार्ड कर दिया उस प्रोडक्ट को, तो अब आपको उसको वापस भी लेना है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फैक्ट्री गेट या मार्केट तक थी, वहां से बढ़ा के कंज्यूमर तक कर दिया है कि भैया कंज्यूमर ने अब आपका प्रोडक्ट यूज किया, यूज करने के बाद अब वो थ्रो कर रहा है, उसके लिए ही हैज और शी हैज नो यूटिलिटी लेफ्ट फॉर दैट प्रोडक्ट, नाउ ही इज डिस्कार्डिंग, अब आप उसको वापस ले लो भैया। ठीक है, वो जैसे अभी आपने कहीं फेंक दिया कि कोई वेस्ट पिकर ने उठा के लेके गया, किसी को और बेच दिया, उसको दो पैसा मिल गया, और बाद में अगर वहां से कबाड़ी वाला के पास से ये चीज जो फिर से वापस जा रही है, ये दिस इज अगेन रूटिंग बैक टू द मैन्युफैक्चरर और द प्रोड्यूसर, और ये प्रोड्यूसर उस समय मना नहीं कर सकता। इसीलिए दी दिस इज बीइंग दे हैव टू अबाइड बाय द रूल्स, यानी उनको इसलिए कानून से बांध दिया गया है कि भैया आप वापस, आपको लेना पड़ेगा, आपका प्रोडक्ट है, आपने उसको बनाया था, कंज्यूमर ने उसको यूज किया, अभी कंज्यूमर ने यूज करने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए खत्म नहीं होती या फिर ये लोग हाथ इसलिए खड़े नहीं कर सकते क्योंकि वो एनवायरमेंटल उसका इम्पैक्ट है, और दूसरा हेल्थ इश्यूज भी है। क्योंकि अगर ऐसा होता रहा कि द ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटिंग जनरेटिंग अ प्रोडक्ट, प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, और बाद में उसका ही इज अर्निंग प्रॉफिट, और उसके जो वेस्ट से है, आप देख रहे हैं कि किसी कोई बीमार पड़ रहा है, या फिर कहीं वाटर पोल्यूशन हो रहा है, कहीं ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो रहा है, कहीं सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, तो इसकी भरपाई फिर कौन करे? तो इसीलिए जो द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द रिकवरी ऑफ द आपका जो एनवायरमेंटल, जो पोल्यूशन प्रिवेंशन के लिए जो पैसा लगने वाला है, जब प्रिवेंशन मेजर्स के ऊपर पैसा लगने वाला है, या कोई अगर बीमार पड़ रहा है, ठीक है, जनरल पब्लिक है जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट को वहां खर्चा आ रहा है। तो अगर आप अल्टीमेटली देख रहे हैं कि जो ये जो लोड है वो तो गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ये चाह रही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रोड्यूसर की है वो सिर्फ मार्केट तक प्रोडक्ट बेचते तक की ना हो, उसको वापस लेने तक की भी जिम्मेदारी प्रोड्यूसर पर डाल दिया, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसमें क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, वो एक्ट वो रूल्स में है, हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर प्रॉपर रेगुलेशंस हैं, जैसे अभी ई वेस्ट मैनेजमेंट टूल्स 2022 जो है कि इंडिया में, तो अगर ये रहेगा तब जाके कंपनीज कैन इंश्योर द सेफ डिस्पोजल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो ये तभी इंश्योर होगा इफ देयर आर रूल्स एंड इट इज स्ट्रिक्टली बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड मॉनिटर्ड। अगर इम्प्लीमेंटेशन का मॉनिटरिंग होगा और रेगुलेशन या कानून या कायदे हैं, तभी जाके आप बोल सकते हो कि ये इंश्योर आप करोगे कि हाँ, वेस्ट मैनेजमेंट को सही तरीके से मैनेज किया जा रहा है, एनी काइंड ऑफ वेस्ट। अगर रूल्स नहीं है और आप बोलो, जैसे अभी आप फॉर एग्जांपल कि यू आर डूइंग ऑन इट्स ओन, जैसे अगर हम समझ रहे हैं हमको कोई मैनेज नहीं कर रहा है, लेकिन हम खुद ही अपने आप को मैनेज करना चाह रहे हैं, ऐसे काफी कम लोग रहते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलेगी कि वी विल डू इट ऑन आवर ओन, वी हैव आवर कोड्स एंड इथिक्स, और हमारे खुद के स्टैंडर्ड्स है और वी कैरी आउट,
लेकिन ऐसे जो प्रोएक्टिव होके बात करने वाले काफी कम लोग रहते हैं, इसीलिए देर आर रेगुलेशन। कि रेगुलेशन ये बोलते हैं कि आपको कम से कम ये चीजें तो करनी है एटलीस्ट। अब यू शुड बी comply with the some of the requirements, regulatory और legal requirements। अच्छा, ये तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का, सिर्फ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहे हो, वो सेफ्टी की भी बात कर रहे हैं, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। यानी अगर आप whatever the if new rules is being formulated, तो आप प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के साथ सेफ्टी ऑफ वर्कर्स या द पीपल हु आर वर्किंग नियर द साइट और ऑन द साइट और द पीपल हु आर एंगेज्ड इन द हैंडलिंग ऑफ ई वेस्ट वगैरह, तो उनके सेफ्टी की भी के लिए भी कोई ना कोई प्रोविजन रूल में डालना चाहिए। और वो आप देखोगे कि इंडियन रूल्स में भी है। दूसरा आप ये देख रहे हो कि हर कुछ 5 सालों में 10 सालों में आप देख रहे हैं कोई भी रूल हो या एक्ट हो, उसमें अमेंडमेंट आते रहता है। बिकॉज वो आप देख रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ नई प्रोसीजर्स आ जा रहे हैं, नया टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद कुछ चेंजेस होते रहता है इसमें। चलो अभी हम क्विकली आज थोड़ा सा, अगर आप लोग और रुकना चाहेंगे 10 मिनट, तो हम लोग रिक्वायरमेंट भी पढ़ लेते हैं, या फिर कल और पढ़ना पड़ेगा नहीं तो। क्या बोल रहे हैं, या एक लेक्चर और रखते हैं इसके ऊपर? कल पढ़ यस लीजिए। सर। हम्म? ठीक है, कल आज हम, रहने देते हैं सर। हाँ ठीक है, कल कल हम लोग स्पेसिफिकली